तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशनलेस नंबर की। एक बहुत ही छोटा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो तो रिपीटेडली आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते होंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर डायमेंशनलेस नंबर क्या होता है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? डायमेंशनलेस नंबर। अब देखिए, अब एक चीज तो आप यहाँ से क्लियर देख रहे होंगे, टॉपिक के नाम में ही डायमेंशनलेस यानी किसी कोई यूनिट नहीं होती है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं नंबर की बात कर रहा हूँ तो नंबर की यूनिट होनी भी चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने बहुत सारे नंबर्स को डिफाइन किया, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर, फ्राउड्स नंबर, यूलर्स नंबर, वेबर्स नंबर, मैक नंबर। ठीक है, और अपनी जरूरत के हिसाब से जहां जहां जिसकी जिसकी जरूरत पड़ती है वहां वहां उसको डिफाइन किया जाता है। एक नंबर दूसरे नंबर का कभी भी अल्टरनेटिव नहीं होता। ये नहीं कि अगर मैंने रेनॉल्ड्स नंबर निकाला और मैं फ्रॉड नंबर निकालना चाहता हूं तो मैं रेनॉल्ड्स नंबर की जगह फ्रॉड नंबर यूज करूं या फ्रॉड की रेनॉल्ड्स यूज करूं। नहीं, हर डायमेंशनलेस नंबर का अपना एक स्पेसिफिक यूज होता है और उसको सर्टेन कंडीशन के अंडर में ही यूज किया जाता है। तो अगर मैं डायमेंशनलेस नंबर की बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या होगी, ये किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये अल्टरनेट नहीं होते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव नहीं होते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी डायमेंशनलेस नंबर किसी भी दूसरे डायमेंशनलेस नंबर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, डायमेंशनलेस नंबर का यूज अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए करते हैं। शोज फिजिकल रिलेशनशिप्स। ठीक है, बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनका यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि हर फिजिकल रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे हमारी डायमेंशनलेस नंबर है उसको हमने डीएन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो डीएन होगा वो इनर्शिया फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स समझते हैं आप? इनर्शिया फोर्स मतलब कि किसी भी बॉडी को उसके खुद के मास की वजह से जो फोर्स या जो ताकत मिलती है उसको बोलते हैं इनर्शिया फोर्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, जैसे एक्स आपका विस्कस फोर्स हो सकता है, एक्स आपका ग्रेविटी फोर्स होता है, प्रेशर फोर्स हो सकता है, सरफेस टेंशन फोर्स हो सकता है और इलास्टिक फोर्स हो सकता है। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है कि किसी भी डायमेंशनलेस नंबर को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो डायमेंशनलेस नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन एक्स होगा। अगर आप मुझसे कहें कि सर यहाँ पे लिख दो तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एक्स की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या रख सकता हूँ, जो सबसे यूनिक आता है दैट इज विस्कस फोर्स, जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मैं एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो पहला हो गया आपका विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स के अलावा हम और क्या रख सकते हैं, हम प्रेशर फोर्स रख सकते हैं। ठीक, प्रेशर फोर्स। और क्या सकते हैं, इसके हम ग्रेविटी फोर्स रख सकते हैं। और जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो डायमेंशनलेस नंबर है उनका मान भी बदलता जाएगा, उनकी नाम भी बदलते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं और क्या सकता हूँ, इसके अलावा सरफेस टेंशन फोर्स रख सकता हूँ। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक, और आखिरी में जो हमारा आता है दैट इज इलास्टिक फोर्स। ठीक, तो इस तरह से एक्स के 5 रिप्लेसमेंट हैं और इस तरह से हमारे सामने फिर समझ में आएगा कि हमारे पास 5 डायमेंशनलेस नंबर होते हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक यूज होता है। और अब वन बाय वन करके उनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डायमेंशनलेस नंबर है उसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला डायमेंशनलेस नंबर यही है। रेनॉल्ड ने इनको दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जिसको रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर, अभी आप हम लोग एफए बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, आप देख होंगे लगातार रेनॉल्ड्स नंबर का यूज भी किया जाता है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर का जो यूज किया जाता है उसका यूज जनरली फ्लो के टाइप को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब कि ये बताता है कि हमारा जो फ्लो है वो फ्लो कैसा है। तो हम इसके लिए सबसे पहले डिटेल क्या सकते हैं, शोज या एक्सप्रेस या डिफाइन टाइप ऑफ फ्लो। टाइप ऑफ फ्लो, और ये टाइप ऑफ फ्लो किस तरह से डिफाइन करता है? भाई बहुत से कैटेगरीज हैं, तो ये डिफाइन करता है कि हमारा जो फ्लो है वो लैमिनार है या टर्बुलेंट है। अब लोग सर ट्रांजिशन की बात करेंगे क्योंकि ट्रांजिशन इनके बीच का ही हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमें दिखाता है कि हमारा फ्लो लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट है। अगर मैं रेनॉल्ड्स नंबर को एक्सप्रेस करना चाहूं तो आर ई क्या हो जाएगा, आर ई हो जाएगा हमारा इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। ये लैंग्वेज के फॉर्म में रेनॉल्ड्स नंबर का एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, आर ई बराबर रो वी डी अपॉन म्यू और v इंटू डी अपॉन न्यू। ठीक है, और यहाँ पे d, ये जो फॉर्मूला बनेगा किसके लिए बनेगा, ये बनेगा फॉर पाइप्स, जहाँ पे d क्या है आपका डाया ऑफ पाइप्स है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चैनल के लिए नॉट यूज करना चाह रहा हूँ तो वहां फॉर्मूला हो जाएगा आर ई बराबर रो इंटू वी इंटू एल अपॉन म्यू और
v इंटू एल अपॉन न्यू, जहां पे एल क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये हो जाएगा आपका फॉर चैनल। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ ही है, लेकिन इस फॉर्मूले के अलावा एक डेटा जो आता है वो लगातार कुछ रहता है। जैसे कि हम रेनॉल्ड नंबर को दो बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। एक है फॉर पाइप्स, तो अगर मैं पाइप के लिए बोलूंगा और रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो आपकी 2000 से कम है, तो इसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। ठीक, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम चैनल की बात कर रहे हैं, जैसे किसी ओपन चैनल कैनाल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे अगर आपका फॉर चैनल वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे जो RE की वैल्यू होगी अगर वो 500 से कम है तो वो हो जाएगा हमारा लेमिनार फ्लो। अगर RE की वैल्यू हमारी 500 से 2000 के बीच में है तो वो हो जाएगी आपका टर्बुलेंट फ्लो, सॉरी ट्रांजिशन फ्लो। और अगर RE की वैल्यू 2000 से ज्यादा हो जाएगी तो वहां क्या बन जाएगा आपका, वहां बन जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। रेंज में टिक करने से पहले आप देख लीजिएगा कि फ्लो किस में हो रहा है, पाइप में हो रहा है या फिर चैनल में हो रहा है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। अब हम आते हैं फ्राउड्स नंबर पर। Now the second topic is, the second dimension number is Froude's number. फ्राउड नंबर ओपन चैनल फ्लो टॉपिक में यूज होने वाला सबसे फेमस टॉपिक है ये। अगर आप ओपन चैनल फ्लो सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें लगातार आपको फ्राउड नंबर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्राउड नंबर का यूज अगेन ये भी क्या करता है, ये भी आपके टाइप ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टाइप ऑफ फ्लो को। और टाइप ऑफ फ्लो में क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो फ्लो है वो सब क्रिटिकल है, क्रिटिकल है या फिर सुपर क्रिटिकल है। और ये जब आप निकालते हैं फ्राउड नंबर तभी आपको पता चलता है कि फ्लो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर्मूला बेसिस पर मैं बोलूं तो जो फ्राउड नंबर होता है वो फ्राउड नंबर कितना हो जाएगा, इसको मैं FR से रिप्रेजेंट करता हूं। बहुत सारे बुक में इसको FE से रिप्रेजेंट किया है, दोनों सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप FE लिखिए चाहे FR लिखिए। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा अगेन फिर से वही स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स, ये तो कांस्टेंट रहना है। ठीक है, हमेशा न्यूमरेटर में आपका इनर्शिया फोर्स आना ही है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाय हो जाएगा इसका ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स यानी कि ये इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स के रेशियो का अंडर रूट होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। और वही अगर मैं इसको फॉर्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा V अपॉन अंडर रूट ऑफ GL, अंडर रूट ऑफ GL। ठीक, ओपन चल है तो GL, पाइप है तो GD, इतना तो और समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 है तो ऐसे फ्लो को मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे फ्लो को मैं बोलता हूँ, या मैं क्या बोलूँ जो होता है एक्चुअल में, ठीक है, क्रिटिकल फ्लो। अगर हमारा फ्राउड नंबर 1 के इक्वल है तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। अगर फ्राउड नंबर लेस देन 1 है तो इसको बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो। और जब OCF पढ़ा जाएगा तो फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और अगर FE की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो वहां पे जो फ्लो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो आपको हो जाता है सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो। इट्स ऑल अबाउट फ्राउड्स नंबर। ऑब्जेक्टिव के लिए इसी तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स होती हैं जब आप लोग जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ते जाते हो वैसे वैसे वहां पे इसके यूज की हेल्प से आपको चीजें पता चलती हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो अल्टीमेटली इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, बहुत होगा तो V दे देगा, L दे देगा, पूछ देगा फ्राउड नंबर क्या है बताओ, या क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो कर दो, मैक्सिमम इतना ही करेगा। इससे ज्यादा कुछ पूछने की मतलब वो पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि SCJ जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं वो इसमें बहुत इन डेप्थ नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए ना अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड नंबर पे, which is Euler's number। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यूलर नंबर की बात करूं तो यूलर नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यूलर नंबर प्रेशर ड्रॉप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन शो करते हैं, कंडीशन दिखाते हैं कि प्रेशर ड्रॉप किस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हुआ है। और साथ ही साथ में हम लोग को ये आइडिया देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर ड्रॉप होने से काइनेटिक एनर्जी में फ्लक्चुएशन किस तरह से हो रही है। यानी कि यूलर नंबर एक थोड़ा सा बड़ा पिक्चर हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो यूलर नंबर की अगर मैं बात करूं तो यूलर नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो यूलर नंबर जो होता है दैट इज अंडर रूट में इनर्शिया फोर्स, ये तो कांस्टेंट है, ये तो रहना ही है, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स। और इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं एक्सप्रेशन के फॉर्म में तो ये हो जाएगा U बराबर V अपॉन अंडर रूट में प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पे रो क्या है? इट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस भी फ्लूइड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका यूलर्स नंबर। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डायमेंशनलेस नंबर आता है उसको हम बोलते हैं वेबर्स नंबर। नंबर 4 वेबर्स नंबर। अब अगर मैं वेबर नंबर की बात करूं या वेबर्स नंबर की बात करूं तो वेबर्स नंबर हमें क्या बताता है? ये बताता है हम लोग को दो अलग अलग तरह के लिक्विड के, दो अलग अलग तरह के फ्लूइड के सरफेस के बीच में जो इंटरेक्शन सरफेस है उसके बारे में हम लोग को आइडिया देता है। तो ये क्या आइडिया देता है? इंटरेक्शन सरफेस आइडिया ऑफ टू फ्लूइड्स, ठीक है। तो और दो फ्लूइड के जहां पे इंटरेक्शन सरफेस होता है वहां क्या पैदा होता है? वहां पैदा होता है सरफेस टेंशन। तो यानी कि जो हमारा वेबर नंबर होगा वो किसके टर्म में होगा? वो होगा हमारा सरफेस टेंशन के टर्म में। तो न्यूमरेटर में अगेन क्या रहेगा आपका? इनर्शिया फोर्स, और डिवाइडेड अब की बार क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। इंटरेक्शन जहां कहीं भी आता है दो सरफेस का, दो अलग अलग फ्लूइड के अगर सरफेस टच कर गए तो वहां पे सरफेस टेंशन का क्रिएट होना जरूरी है, बनेगा ही बनेगा वहां पे, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यह होगा आपका V अपॉन अंडर रूट में सिग्मा अपॉन रो इनटू L, जहां पे सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन है, और P रो क्या है आपका? ये रो है आपका, ठीक है। रो क्या है आपका? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। तो वेबर नंबर क्या होता है, किस चीज को एक्सप्रेस करता है और कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और जो लास्ट डायमेंशनलेस नंबर होता है उसको हम बोलते हैं मैक नंबर, ठीक है। लास्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैक नंबर। अब ये थोड़ा सा लंबा जाएगा आपके लिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जैक्ट रेंज बताऊंगा, आप यूथ इंजीनियर्स वगैरह की, सॉरी यूथ पब्लिकेशन वगैरह बुक्स वगैरह सॉल्व करते होंगे, ठीक है। तो आप वहां पे रेंज देखते हैं, बुक्स में वैल्यू दी होती है, ठीक है। तो वो राउंड ऑफ वैल्यूज होती हैं, लेकिन मैं आपको जो आज पढ़ाऊंगा मैं एकदम एग्जैक्ट रेंज दिखाऊंगा, जो एग्जैक्ट रेंज आपके गूगल पे, विकिपीडिया पेजेस पे या स्टैंडर्ड बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए चेंज हो सकता है जो आप ऑर्डिनरी बुक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। जो मैक नंबर होता है, ये मैक नंबर हमेशा आपको क्या दिखाता है? हमेशा इलास्टिक फोर्स के रेफरेंस में चीजों को दर्शाता है, और ये टोटली डील करता है हमारे जो एयर में जो एयरप्लेन्स वगैरह मोड करते हैं, यानी कि फ्लाइंग की टेंडेंसी को ही शो करता है, ठीक है। तो जो मैक नंबर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स। क्या बताया मैंने? मैक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह की फ्लाइंग एबिलिटी को डील करता है। मैक नंबर जितना ज्यादा होगा उड़ने में उतना ही ज्यादा उसको आसानी होगी, मैक नंबर जितना कम होगा उड़ने में उसको उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाता है V अपॉन K अपॉन रो, ठीक है। और यहाँ पे K को रिप्लेस कर दिया C से, K अपॉन रो को रिप्लेस कर दिया C से, और C बराबर K अपॉन रो लिख दिया। और यहाँ पे जो C है उसको हम क्या बोल सकते हैं? इस C को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। जिस भी फ्लूइड में हम पढ़ रहे हैं उस फ्लूइड में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, क्योंकि जब भी कोई भी एयरक्राफ्ट बहुत तेज ट्रैवल करता है तो उसके फास्ट मूवमेंट की वजह से वहां पे सोनिक बूम पैदा होते हैं, ठीक है। तो सोनिक बूम किस स्पीड से चलते हैं? सोनिक बूम आपका साउंड वेव से, और यही जब सोनिक बूम टूटता है, जब ये साउंड का जो बैरियर है वो टूटता है, तो आपको बहुत ही हाई इंटेंसिटी की साउंड वेव्स देखने को मिलती हैं, और वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह की शीशे वगैरह को तोड़ देती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट बहुत तेज मूव करेगा तो उसके बहुत तेज मूव करने की वजह से आपके आसपास की जगह पे साउंड बैरियर टूट जाएगा और वो सोनिक बूम क्रिएट करेगा, और सोनिक बूम की वजह से शीशे वगैरह चटक जाते हैं, ठीक है। अब जो मैक नंबर होता है इसके रेंजेस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एकदम एग्जैक्ट रेंज है उस पे आए। बाकी राउंड ऑफ में तो वैल्यूज आप एग्जाम में टिक कर ही देंगे, जरूरी नहीं कि हर चीज टिक करने के हिसाब से पढ़ी है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको क्लासिफाई करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहला जो फ्लो आता है, ठीक है, या रिजाइम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब सोनिक
सोनिक मतलब जहां कहीं भी आके वहां साउंड आ जाता है, इतना तो समझते होंगे। सब सोनिक फ्लो, ठीक है। सब सोनिक फ्लो में जो मैक नंबर होता है दैट विल बी लेस देन 0.8। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको बोलते हैं ट्रांसोनिक। अब यहाँ पे ट्रांसिशन होना स्टार्ट हो गया है, ट्रांसोनिक, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.8 से लेकर के 1.2 तक, ठीक है। कुछ बुक से 1.3 भी लिखा है तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि उसको काट दिया जाएगा, ठीक है। इसका आता है सुपरसोनिक, अब स्पीड बढ़ने लगी, सुपरसोनिक हो गया, ठीक है, सुपरसोनिक फ्लो। और जब सुपरसोनिक फ्लो होगा तो जो आपका मैक नंबर होगा 1.2 से 5 तक पहुंच जाएगा। अब और फास्ट हो गया हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है। मिग वगैरह के जो विमान है वो हाइपरसोनिक है, बहुत तेज चलते हैं, ठीक है। साउंड की वेव से 6 गुना तेज। अभी जितना ज्यादा बढ़ रहा है ये दिखा रहा है कि साउंड की वेव से उतना ही ज्यादा है। अगर 5 बोल रहा है तो 5 मतलब क्या होगा, साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो हाइपरसोनिक ये क्या हो गया 5 to 10, यानी कि इस स्पीड से अगर कोई एयरक्राफ्ट चल रहा है तो साउंड की स्पीड से 5 से 10 गुना तेज चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका हाई हाइपरसोनिक, ठीक है, यानी कि हाइपरसोनिक से भी ज्यादा, हाई हाइपरसोनिक। हाई हाइपरसोनिक में क्या हो जाएगा, वो आपके साउंड के वेव्स की स्पीड से 10 से 25 गुना फास्ट तक जाएगा। और लास्ट में जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग री एंट्री स्पीड, री एंट्री स्पीड फ्लो, ठीक है। और इस समय जो आपका मैक नंबर वो 25 से भी ज्यादा, यानी कि साउंड की स्पीड से 25 गुना से भी ज्यादा। और कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज इतनी फास्ट स्पीड से मूव कर रही है, इतनी हाई स्पीड में फ्लो कर रही है, तो उसको उड़ने के लिए किसी तरह के पंख की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी एयर ड्रैग की वजह से वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो साउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और लास्ट जो आपका री एंट्री स्पीड होता है, इस स्पीड पे आते आते तो क्या होता है, इस स्पीड पे आते आते आपकी जो भी बॉडी इतनी फास्ट स्पीड से मूव करे वो इतनी फास्ट हो जाएगी कि उसको उड़ने के लिए किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह के विंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट डायमेंशनलेस नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में नॉचेस एंड वियर के बारे में स्टडी करेंगे और वहां डिटेल में देखेंगे कि नॉच वियर ये सब क्या होता है और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में उसके इंपॉर्टेंस भी देखेंगे हम लोग। ओके।